बज चुके हैं और समय हो गया है मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। नमस्कार, IBC 24 के साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी और आज हम उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से। तो देखिए, इंदौर में मर्डर मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि यहां पर ये जो हम बात आपको बता रहे हैं, यहां पर हाउस पार्टी मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा है। शराब के नशे में घर जाने की जिद कर रही थी भावना और युवक आशु यादव ने भावना को रोकने की तमाम कोशिशें की। रोकने के दौरान ही आशु ने भावना को गोली मार दी। तकरीबन ये 3:30 बजे का ये घटनाक्रम बताया जाता है। युवकों के घर में ये पूरा विवाद हुआ था। आशु यादव दतिया का रहने वाला बताया जाता है। भावना और आशु काफी अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। आशु के रूम पर भावना का अक्सर आना जाना हुआ करता था। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं 2 फरार बताए जाते हैं। और चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ युवक कार से घायल युवती को बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हुए थे और यहां पर भर्ती करवाने के बाद वो मौके से फरार हो गए। युवती भावना ग्वालियर की रहने वाली है। उसके पिता कारोबारी बताए जाते हैं और इसका ही अब CCTV फुटेज इस वक्त सामने आया है। इस दौरान युवकों के घर की चाबी अस्पताल में ही छूट गई, जिस पर घर का पता लिखा हुआ था। पुलिस ने इसी आधार पर तफ्तीश करते हुए इन युवकों के घर पहुंची। तो देखिए, तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और ये अस्पताल की वो तस्वीरें हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये फुटेज जब सामने आया और क्योंकि हॉस्पिटल में इन युवकों की जो घर की चाबी है वो वहां पर छूट गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, जांच पड़ताल शुरू की, उसके बाद इसी चाबी के आधार पर पुलिस इन आरोपियों के घर पहुंची। तो फ़ोन आया सर से यहाँ पे कि ऐसी से हादसा हो गया है कि कुछ अब उन्होंने पूरा बताया ही नहीं मेरे को क्या हादसा हुआ है। तो फिर बाद यहाँ पे आके मालूम चला कि कुछ इस तरह की घटना हो गई है। तो फिर मैंने आके उन्होंने बोला कि जो आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे मैंने प्रोवाइड करवाए। सुबह आके ब्रोकर का नाम भी दिया मैंने, जिस ब्रोकर ने करवाया। मैंने आशु यादव को दी थी, करीब 1 से 1.5 महीने पहले गाड़ी दी थी, तो रेंट के तौर पर दी थी मैंने। कुछ नहीं, मुझे पुलिस वालों का पास मैं सो रहा था तो मुझे आए बोले कि गाड़ी किसकी, तो मतलब मेरी। बोले गाड़ी किसको दी थी, तो जो भी बयान था मैंने उनको सर को दे दिया कि ये गाड़ी मैंने इसी आदमी को दी थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक युवती है जिसको गोली लगी है, उसे इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आया गया है। वहाँ पर मौके पे पुलिस पहुंची तो पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी एकत्रित करी कि कुछ लड़के थे जो इसको साथ में लेकर के आए थे। इसमें सारी पड़ताल की जा रही है, अभी जांच जारी है। तो इंदौर में युवती की मौत के मामले में ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे। इंदौर से हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया जुड़े हुए हैं, तो ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ कि लगातार जो इंदौर है, इंदौर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हमें हत्याओं की खबर मिलती है, किडनैपिंग की खबर मिलती है, तमाम तरह की चीजें हैं। क्या कर रहा है प्रशासन? निरंकुश होकर बैठा हुआ है क्या? देखिए, ये जिस प्रकार की घटना फिलहाल ये सामने आई है, चूंकि ये कोई प्लान्ड तरीके से घटना नहीं हुई थी। एक हाउस पार्टी चल रही थी जहां पर 5 दोस्त थे, एक लड़की थी। लड़की जो है अपने फ्रेंड के साथ में, आशु यादव, जिसको वो जानती थी अच्छे तरीके से, पहले भी इस फ्लैट पर उसका आना जाना रहता था और उसी को लेकर हाउस पार्टी घर में चल रही थी। 5 दोस्त और जो युवती है भावना, वो पार्टी कर रहे थे और अचानक 3-3:30 बजे के आसपास जब पार्टी खत्म होने लगी तब भावना ने घर जाने की जिद की, लेकिन आशु, जो उसका दोस्त था आशु यादव, उसने उसको जाने के लिए मना किया, उसे धमकाया भी और जो उसके पास देसी तमंचा था, जो कि अवैध हथियार बताया जा रहा है, उससे उसको धमकाने का प्रयास किया और उसी बीच उससे फायर हुआ और गोली जो है भावना के आंख पर जाकर लगी। और अहम सवाल यह है कि चलिए, आपसे धोखे से गोली चली, आपने अवैध हथियार रखा हुआ था, जो सरासर गलत है, कानूनन अपराध है। आप युवती को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एक्सीडेंटल यहाँ पे गोली चली है, फिर आप वहां से उसको एडमिट करा के भागते क्यों हैं? आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए था। शक की सुइयां तो पूरी तरह से आप पर ही जाएंगी ना, जिस तरह से यहाँ पे आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है।
बिल्कुल, देखिए IBC 24 अपने किसी भी बात में ये नहीं कह रहा है कि एक्सीडेंटल है या गलती से गोली चली है, क्योंकि कमरे के अंदर क्या विवाद हुआ है जब तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है, 2 और युवक जब पकड़ में आएंगे तब पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा, क्योंकि विवाद की स्थिति तो बनी है और उसके बाद ही गोली चली है। फिलहाल ये बिल्कुल ज़रूरी बात आपने कही है कि मौके पर वो पहुंचे, डॉक्टर्स को जो पेशेंट है उसके हवाले किया और बाहर आकर उन्होंने ये कहा कि पेरेंट को सूचना दे रहे हैं और वहाँ से मौके से भाग गए, जो कि सरासर कानूनी अपराध भी बनता है। हालांकि 3 लोगों को इसमें गिरफ्त में लिया है, 2 और जो मुख्य आरोपी जिसमें आशु उसका जो दोस्त है वो फिलहाल और उसके साथ में उसका और अन्य साथी फरार है। इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग है कि घर तो किराए पे लिया ही था, लेकिन जो गाड़ी है जिस गाड़ी से इन लोगों ने भागने का प्रयास किया वो भी इन्होंने किराए पर लेकर रखी थी। अब इस पूरे मामले में से भी जान लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में और क्या कुछ अपडेट उनके पास है। नासिर, बताने जा रहे हैं कि 10 साल पहले ही भावना ग्वालियर से चली गई थी और परिवार के लोगों ने भी उससे नाता तोड़ दिया था। लेकिन जो दादी थी, क्योंकि माता पिता तो उसके एक्सपायर हो गए थे, लेकिन दादी ने उसको पाला था, जन्ना देवी उनका नाम है। उनके मुताबिक उनका 10 साल पहले से ही उनका सब क्या रहा, आपकी कब बात होती थी भावना से, लेकिन अब जब आपको खबर पता चली कि वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, उसी दौरान उसकी आंख में गोली लग जाती है, अब डेथ हो जाती है, कितना जी सब कुछ नहीं पता मुझे। हाँ, आपकी बात कब क्या होती थी, कभी होती थी? कभी बस ऐसी कैसी है मम्मी, बस इतनी। तो कैसे चली गई थी, घर से कैसे चली गई? पता नहीं सर, स्कूल से ही चली गई थी वो तो। क्या हमारे साथ में चाचा भी है, क्या कहेंगे, आपकी कभी भावना से बात होती थी, क्या हुआ था? तो अपनी कभी बात नहीं, जैसे वो गई है यहाँ से 15 से गई है वो, 10 साल करीब हो गए हैं, तो अपनी कभी बात ही नहीं हुई। नहीं, लेकिन अब जब घटना पता चल रही है कि इंदौर में ऐसा उसके साथ में हो गया, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? अब क्या हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, क्या पता है, जानकारी नहीं है उसकी। देखिए, ये परिवार के लोग हैं, इनको अभी तक ये पता नहीं है कि भावना की हत्या हो गई है, क्योंकि 10 साल पहले तक अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों को कैसे ये जानकारी पता चली है? क्या वाकई में न्यूज चैनल के माध्यम से पता चली या फिर इंदौर पुलिस ने इनको संपर्क किया था जिसके बाद ये सारी जानकारी इनको मिल पाई? केवल IBC 24 इनके घर पे पहुंचा, IBC 24 ने इनका पता करके घर पे पहुंचा है, तब बता रही है दादी। कुछ बताइए ना, क्या हुआ, कितने कैसे आपकी कभी बात होती हो, कुछ बताती हो किसी के बारे में? मेरे को तो जे भी नहीं बताया सर, मैं कहाँ रहती हूँ और क्या कहूँ आपसे। अच्छा, कभी बस ये कहती दिल्ली में रह रही हूँ, कहाँ रह रही है भाई? दिल्ली में। और पूछती कैसी है मम्मी, मैं ठीक हूँ भाई, बस इसके सिवा ना कभी जे बोला कि मैं यहाँ रहती हूँ, कि पति का नाम क्या है, कभी। लेकिन अब जब उसकी हत्या हो गई है तो क्या कहेंगे, कितना दुख है इस बात को लेकर आपको? सुन के दुख तो है, मैंने 6 महीने की पाली है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं सर, यहाँ बुला भी नहीं सकती, मेरे कोई परिवार नहीं चाहता कि मैं यहाँ आए। अच्छा, परिवार नहीं चाहता? कोई भी नहीं चाहता। आप उसकी बॉडी भी लेना नहीं चाहती है? नहीं सर। देखिए, एक बड़ी बात है, परिवार के लोग हैं जो वो उसकी बॉडी भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले वो उनसे नाता तोड़कर चली गई थी और उसके बाद से चौंकाने वाला खुलासा नासिर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने संबंध तोड़ दिया, वो चली गई हैं। रवि, देखिए, नासिर जब उनकी दादी से बात कर रहे थे, एक बेहद ही चौंकाने वाली बात ये भी निकली, दादी जिक्र कर रही थी कि उनको तो यही पता था कि वो दिल्ली में रहती हैं, लेकिन वो रहती यहाँ पे इंदौर में थी। बहुत संक्षेप में जरा चीजों को समझाइए। देखिए, ये पहला मामला इस तरीका का नहीं है, इसके पहले भी अगर हम आपको बात बताएं तो ग्वालियर का ही एक लड़की रहने वाली थी, जो कि अपने परिजनों ने उसके जो परिजन उन्होंने कोटा में एक इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवाया था, लेकिन वो अपने एक दोस्त के साथ में भवरकुआ, इंदौर के भवरकुआ क्षेत्र में रह रही थी। वो भी तब पता चला जब उसका किडनैप हुआ। लेकिन पूरा मामला संदिग्ध बताया जा रहा है और संदिग्ध के घेरे में 1-2 नहीं कई लोग हैं और पुलिस को उसी एंगल से अब जांच पड़ताल करनी होगी। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हेमराज, आपका भी नासिर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश विधानसभा से करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा धान घोटाले का मुद्दा उठने के बाद अब इस पर एक्शन देखने को लगातार मिल रहा है। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस घोटाले में अधिकारियों, मिलर्स और सहकारी समितियों के सदस्यों के साथ 74 आरोपियों पर एफआईआर यहां पे बकायदा दर्ज की गई है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आरोपियों ने मिली भगत से कागजों में ही धान की खरीदी की हुई थी। बस, कार, टेम्पो, ऑटो में भी धान का परिवहन यहां तक दिखाया गया है। कैसे लिखी गई है ये पूरी घोटाले की स्क्रिप्ट, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
क्या 30 करोड़ रुपए कीमत की 1.5 लाख टन वजनी धान को बस, कार या टेम्पो से ढोया जा सकता है? क्या जबलपुर से 500 किलोमीटर दूर उज्जैन के फेरे एक ही वाहन से दिन में 4-4 बार लगाए जा सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि जबलपुर से दूसरे जिलों में धान ढो रहे वाहन राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरें और एक भी टोल नाका पार न करें? जाहिर है इन तमाम सवालों का जवाब ना में होगा, लेकिन उसे मुमकिन बना दिया है भ्रष्टाचार के शातिर खिलाड़ियों ने। जबलपुर में इसी बेशर्मी से नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों, मिलर्स और सहकारी समितियों के सदस्यों ने 30 करोड़ 14 लाख रुपयों का धान घोटाला कर दिया। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने हाल ही में धान खरीदी और परिवहन में घोटालों की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की थी। मामला विधानसभा में भी गूंजा था। जबलपुर जिला प्रशासन ने जब जांच करवाई तो नतीजा देखकर अधिकारियों की आंखें भी फटी रह गई। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज हुए हैं उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके की रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। जबलपुर की 25 सोसाइटी ने धान खरीदी में बड़ा खेल खेला। अधिकारियों से मिली भगत कर समितियों ने धान खरीदे बिना उसकी ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री कर दी। अब 30 करोड़ रुपयों का जो धान हकीकत में खरीदा ही नहीं गया, उसका फर्जी परिवहन भी दिखाया। धान को मिलिंग के लिए जिले के बाहर के मिलर्स को भेजा जाना था। इसकी बजाय ये धान स्थानीय मिलर्स को कागजों में बेच दिया गया और उसका परिवहन दिखाकर सरकार से ट्रांसपोर्टेशन की राशि भी ले ली गई। मामले में अब कलेक्टर के निर्देश पर नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों, 17 राइस मिलर्स और 25 सोसाइटी के 44 कर्मचारियों सहित 74 आरोपियों पर 12 पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने भी हरकत में आकर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कराई। अंतर जिला मिलर को जो धान जाना था वो उनको ना भेज के ये स्थानीय दलालों को धान भेज दिए। ट्रकों के नंबर ना होकर कार के नंबर पाए गए। इस तरह इन्हें एक बड़ी धोखाधड़ी की जिसमें इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें लगातार विवेचना की जाकर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। 30 करोड़ से ज्यादा के इस धान घोटाले की वसूली की कवायद भी शुरू की जा रही है। कलेक्टर के मुताबिक धान खरीदी और परिवहन में शामिल सोसाइटीज और संस्थाओं से इसकी वसूली होगी। इसके साथ ही घोटाले में शामिल शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सस्पेंड करने की सिफारिश सरकार से की जा रही है। इस घोटाले से सरकार को 30 करोड़ रुपयों का चूना तो लगा ही दिया गया, लेकिन अगर ये घोटाला ना खुलता तो इसका खामियाजा गरीब जनता को भी भुगतना पड़ता। इस घोटाले से सरकारी तंत्र में आज भी कायम भर्राशाही का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बात महाकाल की नगरी से करेंगे, जहां पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में अवैध वसूली और घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर VIP दर्शन कराए जाने के नाम पर 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें मंदिर कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, मीडिया कर्मी और क्रिस्टल कंपनी के गार्ड इसमें शामिल बताए जाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती हुए उसने खुलासा किया कि गार्ड संगठित गिरोह बनाकर श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें VIP दर्शन कराते थे और इस अवैध कमाई का बंटवारा शाम को मंदिर के बाहर किया जाता था। मामले में मंदिर प्रशासन और पुलिस अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों की बर्खास्तगी की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके साथ ही भस्म आरती परमिशन में हुए घोटाले की विस्तृत जांच भी की जाएगी। पुलिस को शक है कि ट्रांजैक्शन कैश में होने की वजह से घोटाले की वास्तविक राशि और ज्यादा निकल सकती है। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ऐसा ही मामला सामने आया है अलीराजपुर से, जहां पर पुलिस ने जबरन धर्मांतरण कराए जाने के आरोप में 2 युवकों को यहां पे उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। दरअसल तीखी इमली इलाके के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को शिकायत की थी कि कुछ लोग एक घर में लोगों को अवैध तरीके से, अवैध रूप से उनका धर्मांतरण कराए जाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस की टीम को देखकर 2 आरोपी फरार हो गए, जबकि 2 अन्य
जो थे वो घर की बाथरूम में जाकर छिप गए। पुलिस ने आरोपियों को बाथरूम से निकाला और उन्हें थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी आदिवासी वर्ग से ही ताल्लुक रखते हैं और पहले ही धर्मांतरित हो चुके हैं और ईसाई धर्म को इन्होंने अपनाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइबल और अन्य सामग्री को बरामद किया है। तो देखिए, वन विभाग की टीम पर हमले को लेकर सियासत भी अब पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि वहां रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। पेट भरने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं। कंसाना के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री किस तरह की बात कर रहे हैं। जयवर्धन ने आगे कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कंसाना के बयान को बीजेपी विधायक शालेंद्र जैन ने व्यक्तिगत बयान बताया है। माफिया कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। ऐसा बयान में क्यों दे रहे हैं भाई? अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसे लोग हो जो अवैध धंधा कर रहे हैं और जब वनकर्मी वहाँ मौके पे जाकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर ये लोग हमला कर रहे हैं और भाजपा का मंत्री उनको संरक्षण दे रहा है। वो जो कह रहे हैं उनके वक्तव्य के विषय में मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। आप बेहतर होगा कि इंदल सिंह जी से पूछेंगे तो उसका मंतव्य क्या है और गंतव्य क्या है वो बता पाएंगे। तो देखिए, विधानसभा में कंसाना ने जिस तरह से यहाँ पे रेत माफियाओं को पेट माफिया किया है, कहा है, उसको लेके अब मध्य प्रदेश में राजनीति अपने पूरे शबाब पर है और इसी से जुड़ी हुई खास डिबेट, बिग डिबेट फेस टू फेस मध्य प्रदेश मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ आज रात 8:30 बजे देखना आप मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को ग्वालियर चंबल अंचल को 18 कंपनियों के भूमि पूजन और शिलान्यास की सौगात दी है। सीएम ने कहा कि पिछली बार इंडस्ट्रीज और कॉन्क्लेव में यहां पर आए हुए थे, तभी उद्योगों और रोजगार वर्ष मनाने का संकल्प लिया था। आज मालनपुर में ग्वालियर चंबल अंचल को 18 नई फैक्ट्रियों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इनमें 11 मुरैना, 7 ग्वालियर और 1 भिंड की फैक्ट्री भी शामिल है। सीएम ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में रोजगार बढ़ेगा और मध्य प्रदेश रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र में सशक्त प्रदेश बनेगा। उन्होंने अंचल के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र के भूमि पूजन और शिलान्यास का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बेरोजगारों को रोजगार देना और खासकर चंबल अंचल में प्रदेश को सशक्त बनाना एकमात्र मकसद है। चंबल अंचल में उद्योगों की सौगात से पूरे क्षेत्र का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। तो यहां नए नए प्रकार के उद्योगों की भूमि और पूजन के सिलसिले लगातार जारी रहेंगे। जल्द ही उद्योगों का लोकार्पण भी किया जाएगा। मैं आज यहाँ जैसे पिछले समय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के समय ग्वालियर आया था और इसके बाद उद्योग और रोजगार वर्ष मनाने का हमने निर्णय किया है। इस अवसर पर आज लगभग 18 अलग अलग फैक्ट्रियों का भूमि पूजन हमने किया है, जिसमें 11 फैक्ट्रियाँ हमारी मुरैना में है, 7 ग्वालियर में है और 1 भिंड में है। कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में प्रदेश के अंदर उद्योग और रोजगार के माध्यम से प्रदेश को सशक्त बनाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और खासकर चंबल अंचल में ये इंडस्ट्रियों की सौगात से पूरा क्षेत्र का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से ग्वालियर वासियों को बधाई। खासकर हम सब आने वाले समय में और ये नए नए प्रकार के उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले जारी रखेंगे। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आप सभी से लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है और क्योंकि सवाल आपका है।